हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। उत्सर्जन की कार्यकी के पिछले लेक्चर के अंदर हमने किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और किडनी या वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की जो हेडिंग है वो है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। ये जो नेफ्रॉन वाला भाग है उसमें मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से संपन्न होता है उसके बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। अब इसमें मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को प्रमुख रूप से 3 चरणों में बांटा जा सकता है। यानी जो यूरिन का फॉर्मेशन है, मूत्र का निर्माण है, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका पहला पार्ट जो है उसे बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट जो पार्ट है उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड जो पार्ट होता है रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। और लास्ट जो तीसरा पार्ट है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। इन्हें ही हम बोल सकते हैं, हिंदी में यदि इन्हें बोलना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बोला जाता है केशिका गुच्छ परानिषियंदन। ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है केशिका गुच्छ परानिषियंदन। सेकेंड पार्ट है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, नलिकीय पुनः अवशोषण। और थर्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन, नलिकीय स्त्रव। तो 3 भागों के अंदर नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रिया होती है। फर्स्ट पार्ट जो है केशिका गुच्छ परानिषियंदन या ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन। इसके नाम के अंदर ये यहाँ पर या इस पार्ट के अंदर, इस स्टेप के अंदर ब्लड को छाना जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ब्लड को छाना जाता है और इसे छानकर पहले बॉमेन कैप्सूल में डाला जाएगा और बॉमेन कैप्सूल से किसके अंदर चला जाता है? पीसीटी वाले भाग में। कल हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, उसके पार्ट्स हैं बॉमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सारे उसके पार्ट्स होते हैं। तो ग्लोमेरुलस के द्वारा या केशिका गुच्छ के द्वारा ब्लड को छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है इस स्टेप के अंदर। सेकेंड स्टेप ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसमें जब ब्लड को छाना गया था तो कुछ उपयोगी पदार्थ भी उस फिल्ट्रेट के अंदर या छनित्र के अंदर चले जाते हैं। तो उन उपयोगी पदार्थों को वापस अवशोषित किया जाता है। वापस अवशोषित किया जा रहा है इसलिए इसे पुनः अवशोषण कहते हैं। नलिकीय शब्द इसलिए बोला है क्योंकि ये जो पुनः अवशोषण है रीनल ट्यूब्यूल वाले भाग में होगा। जो रीनल ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की, उस स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है। ट्यूब्यूल मीन्स नलिका होता है, इसलिए नलिकीय पुनः अवशोषण या ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन इसको बोला जाता है। तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन या नलिकीय स्त्रवण। इस पार्ट के अंदर क्या होगा, जब हमने वापस रीएब्जॉर्ब किया था तो कुछ आयन जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। जब एब्जॉर्ब हमने किया कुछ आयन ज़्यादा मात्रा में आ गए, उन आयनों को वापस किसके अंदर डाल दिया जाता है? जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर डाल दिया जाएगा। वापस जो आयन ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, अंदर एब्जॉर्ब हो गए हैं, उन एब्जॉर्ब होने वाले आयनों को वापस फिल्ट्रेट के अंदर डालने की प्रोसेस नलिकीय स्त्रवण कहलाती है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट जो स्टेप है इसकी केशिका गुच्छ परानिषियंदन
या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है, केशिकागुच्छ परानिस्यंदन जो है, इसके अंदर हमें याद रखना है, एक हमने स्ट्रक्चर कल बनाई थी नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में हमने एक पार्ट बनाया था बॉमन कैप्सूल, इस तरह का एक कैप्सुलर पार्ट बनाया था। ये बॉमन कैप्सूल कल डायग्राम में, नेफ्रॉन के डायग्राम में हमने बनाया था। इसके अंदर जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, अभिवाही धमनिका इसमें अंदर आती है। इस तरह का एक गुच्छा सा बनाती है, जिसे हमने नाम दिया था केशिका गुच्छ। ये जो स्ट्रक्चर है इसको नाम दिया था केशिका गुच्छ। यानी ये जो स्ट्रक्चर, ये तो है अभिवाही धमनिका, कल हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एक बार फिर से हम देख रहे हैं। अभिवाही धमनिका जो ब्लड को लेकर आती है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका जो ब्लड को कहाँ लेकर जाएगी, इसमें से बाहर लेकर जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस या इसी को बोला जाता है केशिका गुच्छ। ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है बॉमन कैप्सूल। कप के समान जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है इसे बोला जाएगा बॉमन कैप्सूल। तो ये जो प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, इस पार्ट में संपन्न होती है। बॉमन कैप्सूल वाला पार्ट, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होगी। इससे जो फिल्ट्रेट निकलेगा उस फिल्ट्रेट को फिर नीचे रेनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। रेनल ट्यूब्यूल में भी हमने दो प्रकार की नलिकाएं पढ़ी थी, एक समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। उसके अंदर इस फिल्ट्रेट को भेज दिया जाता है। यानी रीनल ट्यूब्यूल के कौन से भाग में इस फिल्ट्रेट को भेजा जाएगा, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका में इस फिल्ट्रेट को भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर जो ये प्रोसेस हो रही है ग्लोमेरुलस के द्वारा इस ब्लड को फिल्टर करने की, वो प्रोसेस किस तरह से संपन्न होगी। जो ग्लोमेरुलस है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है, इसके अंदर जो फिल्टर करने का काम है, ब्लड को क्या किया जाएगा, फिल्टर। रक्त को फिल्टर करने में 3 झिल्लियां या मेम्ब्रेन अपना काम करती है। 3 झिल्लियां उपयोगी है। यानी फिल्ट्रेशन यूनिट है एक तरह की, जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम 3 मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन होंगी, सबसे फर्स्ट तो होती है जो ग्लोमेरुलस में जो केशिकाएं, ग्लोमेरुलस क्या है, एक कैपिलरीज का या केशिकाओं का गुच्छा है, समूह है। तो जो केशिका ग्लोमेरुलस में पाई जा रही है, उन केशिकाओं की एंडोथीलियम, केशिकाओं की एंडोथीलियम, एक परत तो ये हो गई इसके अंदर। दूसरी जो परत होती है आधारीय झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारीय झिल्ली। और तीसरी होती है जो बॉमन कैप्सूल है, बॉमन कैप्सूल की एपिथेलियम, बॉमन कैप्सूल की एपिथेलियम। इन 3 लेयर, 3 परतों या 3 झिल्लियों के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तीनों ये लेयर, केशिकाओं की एंडोथीलियम, आधारीय झिल्ली और बॉमन कैप्सूल की एपिथेलियम, ये लेयर ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगी, ब्लड को छानने का काम करेगी।
किस तरह से इनके द्वारा काम किया जाता है, जैसे डायग्राम के अंदर हम बताएं कि कौन कौन सी प्रोसेस इसके अंदर होगी। एक जैसे नीचे हमने पार्ट बनाया केशिका, जो एंडोथीलियम है वो एंडोथीलियम, ये केशिका वाला पार्ट है। कौन सा हिस्सा है? केशिका ब्लड कैपिलरी है जो पार्ट है। इस कैपिलरी के अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इस तरह के सूक्ष्म छिद्र इसकी एंडोथीलियम में मिलेंगे। ये जो एपरेचर हमको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के छिद्र इस एंडोथीलियम में पाए जाते हैं। इस तरह के एपरेचर या छिद्र मिलेंगे। इन छिद्रों को बोला जाता है फेनेस्ट्रा। इन छिद्रों को फेनेस्ट्रा कहते हैं। सेकंड, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन मिलेगी, ये जो मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही है, ये कौन सी है? आधारीय झिल्ली। सेकंड वाली है आधारीय झिल्ली है। फर्स्ट तो एक केशिका की एंडोथीलियम है, सेकंड आधारीय झिल्ली है, थर्ड बॉमेन कैप्सूल की एपिथीलियम। ये बॉमेन कैप्सूल की क्या है? एपिथीलियम। बॉमेन कैप्सूल की एपिथीलियम। ये जो है केशिका की क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, ये केशिका की एंडोथीलियम है। केशिका की एंडोथीलियम है। अब ब्लड इस केशिका की एंडोथीलियम से आधारीय झिल्ली, आधारीय झिल्ली से बॉमेन कैप्सूल की एपिथीलियम में जाएगा। बॉमेन कैप्सूल की जो एपिथीलियम है उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। इस तरह की विशेष कोशिकाएं इस एपिथीलियम में मिलेंगी। इन कोशिकाओं को बोला जाता है पॉडोसाइट सेल। ये जो सेल है कौन सी कोशिकाएं कहलाती है? पॉडोसाइट कोशिकाओं के नाम से इनको जाना जाता है। और फिल्टर, जो ब्लड को फिल्टर करना है, उस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? केशिका से ब्लड गया, इसकी केशिका, जो केशिका के ल्यूमेन वाला भाग है, ये केशिका का ल्यूमेन वाला पार्ट है। ल्यूमेन का मतलब होता है नली, जो है उसके अंदर जो खाली जगह होती है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। केशिका के ल्यूमेन से ब्लड जब केशिका की एंडोथीलियम में गया, इस एंडोथीलियम के अंदर गया ब्लड, इस तरह से ब्लड जा रहा है, तो जो ब्लड इसकी एंडोथीलियम के पास आएगा, वहाँ पर कुछ छिद्र पाए जा रहे हैं जिन्हें बोला जाता है फेनेस्ट्रा। ये फेनेस्ट्रा जो छिद्र हैं, रक्त के अंदर उपस्थित आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को यहीं पर रोक लेते हैं। यानी इन छिद्रों के द्वारा किस किस को यहीं पर रोक लिया जाता है? केशिका के ल्यूमेन के अंदर आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को। यानी रक्त में से किनको नहीं छनने दिया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को रोक लिया जाएगा। ये सारी स्ट्रक्चर केशिका के ल्यूमेन में रहेगी। अब केवल प्लाज्मा वाला जो भाग है वो आगे मूवमेंट करेगा। प्लाज्मा वाला जो भाग है वो किसके अंदर जाता है? आधारीय झिल्ली में। आगे ये गया, कौन सा भाग गया है? प्लाज्मा वाला भाग गया है। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, वो जा पाया। जो ब्लड के अंदर कार्पोसेल्स पाई जा रही है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो यहीं पर रुक जाती है। प्लाज्मा वाला आगे गया। आधारीय झिल्ली प्लाज्मा में उपस्थित बड़े प्रोटीन को, प्लाज्मा में उपस्थित बड़े प्रोटीन के जो अणु हैं उनको रोक लेती है। यानी जो आधारीय झिल्ली है वो बड़े प्रोटीन के अणुओं को आगे नहीं जाने देगी, छनने नहीं देगी। इसके बाद बड़े प्रोटीन के अणु यहाँ पर रह गए। आगे जब ये ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट गया, इन पॉडोसाइट, ये जो
बॉमेन कैप्सूल की एपिथीलियम है, यहाँ पर जब ये जाता है तो बॉमेन कैप्सूल की जो एपिथीलियम है उसमें पॉडोसाइट जो सेल पाई जा रही है, ये पॉडोसाइट सेल्स हैं। ये पॉडोसाइट सेल छोटे प्रोटीन के अणुओं को रोक लेती है, छोटे प्रोटीन के अणुओं को यहीं पर रोक लेती है, फिल्टर नहीं होने देती है। तो इस तरह से 3 जो झिल्लियाँ हैं, इन झिल्लियों के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है, यानी फिल्ट्रेट का या निस्यंद का निर्माण किया जाएगा। अब फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या है, किस किस चीज़ को यहीं पर रोक लिया गया है इन झिल्लियों के द्वारा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी रक्त कणिकाएँ उस फिल्ट्रेट में नहीं होंगी। बड़े प्रोटीन जो रक्त में होते हैं वो उसके अंदर नहीं होंगे, छोटे प्रोटीन जो रक्त में होते हैं वो उसके अंदर नहीं होंगे। तो इनके बाद जो निकलेगा, जो प्लाज्मा वाला पार्ट निकलेगा बाहर, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट या बोला जाता है उसे निस्यन। यानी एक तरह से एक छलनी है, 3 लेयर है, 3 परतें उसमें इन्होंने छान लिया। सबसे पहली परत थी कौन सी वाली, केशिका की एंडोथीलियम, उसने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को नहीं जाने दिया, वहीं पे रोक लिया। दूसरी जो परत थी उस छलनी की आधारीय झिल्ली ने जो प्लाज्मा में बड़े प्रोटीन थे उनको आगे जाने नहीं दिया, उनको यहीं रोक लिया। फिर तीसरी जो परत थी इस छलनी की, बॉमेन कैप्सूल की एपिथीलियम, उसमें पाई जा रही है पॉडोसाइट सेल। उन पॉडोसाइट सेल ने प्लाज्मा में उपस्थित छोटे प्रोटीन के अणुओं को भी रोक लिया। अब जो बाहर गया है, जो तरल लिक्विड पार्ट बाहर गया है, उसे क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेट या निस्यंद बोला जाएगा। फिल्ट्रेट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक तो हमारे ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होगा, आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, जल इसके अंदर पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं मिलेगी, ब्लड के बड़े प्रोटीन नहीं मिलेंगे, ब्लड के छोटे प्रोटीन इसमें नहीं पाए जाते हैं। इस तरह से फिल्ट्रेट बन जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो फिल्ट्रेट बना है, इस फिल्ट्रेट को बनाने में कुछ प्रेशर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कुछ दाब है जिनकी वजह से इसका फिल्ट्रेशन हो पाता है। इनमें से तो फिल्ट्रेशन होगा, लेकिन कुछ प्रेशर की वजह से इनका फिल्ट्रेशन होगा। वो फिल्ट्रेशन किन किन दाब के द्वारा होता है, मेनली जो दाब इसके अंदर आते हैं, सबसे पहला जो प्रेशर है, सबसे पहला जो दाब इसके अंदर काम में आता है इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में या फिल्ट्रेट को बनाने की प्रोसेस में, वो पहला प्रेशर कौन सा होगा, जो हमारी जो केशिका गुच्छ है उसके अंदर, जो केशिका गुच्छ है ग्लोमेरुलस है, उसमें एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पाया जाता है। तो ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पहला जो दाब होता है ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक दाब। दूसरा एक दाब इस प्रोसेस के अंदर, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के अंदर आता है, जो ब्लड इनके अंदर भरा हुआ है ग्लोमेरुलस की केशिकाओं में, उसके अंदर कोलाइडल प्रेजेंट है। तो कोलाइडल प्रेशर, जो कोलाइडल प्रेशर, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है वो एक प्रेशर लगाते हैं जिसको कोलाइडल प्रेशर बोलेंगे। तो सेकंड जो प्रेशर इसके अंदर कौन सा लगता है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक दाब या प्रेशर। तीसरा जो बॉमेन कैप्सूल है उसके अंदर भी कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है। तो बॉमेन कैप्सूल में जो लिक्विड है उसका भी एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है। तो बॉमेन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बॉमेन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक दाब। 3 तरह के दाब हैं जो इस फिल्ट्रेशन की क्रिया में काम में आते हैं। फर्स्ट दाब, ग्लोमेरुलस में जो केशिकाएं हैं उन केशिकाओं में ब्लड है, ब्लड का भी अपना एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। ब्लड के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। दूसरा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह हैं उनका कोलाइडों का एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तीसरा जो होता है बॉमेन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। इनमें से ध्यान हमें ये रखना है, ये जो है ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये फिल्ट्रेशन को प्रेरित करता है,
फिल्ट्रेशन को क्या करेगा, फिल्ट्रेशन को प्रेरित करने का काम करेगा। कॉलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन को रोकता है, फिल्ट्रेशन को रोकने का काम करेगा। और बॉमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, यह भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को रोकता है। फिल्ट्रेशन को इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तो पॉजिटिव प्रेशर है, ये वाला पॉजिटिव, ये फिल्ट्रेशन को कर रहा है, ये नेगेटिव रोक रहा है, ये भी कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव प्रेशर है, दो नेगेटिव प्रेशर इसके अंदर पाए जा रहे हैं। एक फिल्ट्रेशन को प्रेरित करता है, फिल्टर बनने को प्रेरित करेगा, दो जो दाब है वो फिल्टर बनने को रोकने का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन को रोकने का। अब जो ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू लगभग होती है 65 mmHg। ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है लगभग वैल्यू 65 mmHg। इसकी वैल्यू जो है कॉलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू लगभग होती है 15 mmHg। इसकी वैल्यू जो होती है बॉमन कैप्सूल के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की 14 mmHg। तो 14 प्लस 15 कितने हो जाते हैं, 45, और 45 उसकी होती है 55 mmHg। यानी इन तीनों प्रेशर को हम लिखें, ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, फर्स्ट वाला जो प्रेशर है कितने का है, 55 mmHg। सेकंड जो प्रेशर है कॉलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू कितनी है, 15 mmHg। थर्ड जो है बॉमन कैप्सूल का जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी है, 13 mmHg। ये वैल्यूज किसकी लिखी है हमने, फर्स्ट ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 55 mmHg, कॉलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 15 mmHg 15 mmHg, और बॉमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, 13 mmHg। इनमें से एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है, तो इनमें से इन दोनों को हम अटैच कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो जो फिल्ट्रेशन को प्रेरित कर रहा है वो प्रेशर कैसे निकलेगा, 55 mmHg माइनस 13 प्लस 15, 55 माइनस 45 10 mmHg। यानी ये वो प्रेशर है 10 mmHg जिसके कारण ग्लोमेरुलस से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो पाता है। क्यों किया है ये माइनस और प्लस हमने क्यों किया है, ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन को प्रेरित करेगा, ये पॉजिटिव है, ये फिल्ट्रेशन को करने के लिए, फिल्टर बनने के लिए प्रेरित करता है। 15 mmHg वाला नेगेटिव है, रोकता है, फिल्ट्रेशन को रोकता है। तीसरा बॉमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 30 mmHg भी क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है। तो रोकने वालों को हमने जोड़ दिया आपस में, 13 प्लस 15 45, और प्रेरित करने वाले में से रोकने वाले को माइनस कर दिया। तो जो प्रेशर जो एक्चुअल में लगता है ग्लोमेरुलर के फिल्ट्रेशन में 10 mmHg का प्रेशर यहाँ पर लगेगा। इस प्रेशर से ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस या प्रक्रिया हो पाती है। तो इस प्रेशर से फिल्ट्रेशन होगा, 3 झिल्लियाँ इसके अंदर काम में आती है। अब ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है इसमें हम एक वर्ड होता है GFR, पूरा इसको बोल सकते हैं, पूरा नाम है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट या दर। इसकी डेफिनेशन क्या है, किडनी के द्वारा 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट निकाला जाता है या जितना फिल्ट्रेट बनाया जाता है उसे बोला जाता है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में किडनी जितना फिल्ट्रेट बनाती है या सांद्रित बनाती है, निष्यंद बनाती है, उसको बोला जाता है GFR। और 1 मिनट के लिए इसकी वैल्यू होती है 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में किडनी कितने फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन कर देती है, फिल्ट्रेट कितना बना देती है,
125 ml पर मिनट। पर डे में इसकी वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू लगभग आती है 180 लीटर पर डे। यानी किडनी के द्वारा पूरे दिन भर में लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा है। यदि ये पूरा, यदि मान लो अभी हम आगे एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस पढ़ेंगे पुनः अवशोषण में, इसमें से अधिकांश जल को अवशोषित कर लिया जाता है। इसलिए यूरिन केवल कितना एक्सक्रीट करते हैं हम, 1.5 लीटर जो यूरिन है 1.5 लीटर मूत्र का हम उत्सर्जन करेंगे। यदि पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होती तो व्यक्ति को पर डे 180 लीटर यूरिन का उत्सर्जन करना पड़ता, और 180 लीटर यूरिन यदि वो एक्सक्रीट कर रहा है तो पूरा दिन भर उसे यूरिन के एक्सक्रीशन में लग जाता। सेकंड, पानी ज़्यादा पीना पड़ता, लगभग 200 से 250 लीटर पानी को पीना पड़ता। लगभग 20 से 25 बाल्टी पानी का यूज जब वो करता तब जाकर ये जो 180 लीटर की कमी पूरा हो पाती। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, सेकंड प्रोसेस है जो मैंने बताया था, पुनः अवशोषण। यानी इसके लगभग 99% पार्ट को वापस अवशोषित कर लिया जाता है। जो रीनल ट्यूब्यूल है वो पुनः अवशोषित कर लेगी। अब फिल्ट्रेट कितना कर रही है किडनी, पहले तो इसकी डेफिनेशन हमें याद रखनी है। किडनी द्वारा 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनाया जाता है वो GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहलाती है। वैल्यू कितनी है, 125 ml पर मिनट है, 180 लीटर पर डे है। इस GFR को कंट्रोल करने के लिए एक संरचना पाई जाती है जिसे जक्स्ट्राग्लोमेरुलर उपकरण कहते हैं। अब जक्स्ट्राग्लोमेरुलर उपकरण में सिंपल से याद रखना है, 2 तरह की स्ट्रक्चर से बना हुआ है। एक तो इसके अंदर मिलती है मैक्यूला डेंसा सेल, मैक्यूला डेंसा कोशिकाएं इसमें मिलेंगी। दूसरा इसके अंदर जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल मिलती है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल मिलती है, JG सेल भी इन्हें बोला जाता है। ये इस GFR को क्या करती है, GFR का नियंत्रण करने का काम करती है। GFR को कंट्रोल करने का काम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल करने का काम जक्स्ट्राग्लोमेरुलस उपकरण करेगा। 2 तरह की स्ट्रक्चर से बना है, मैक्यूला डेंसा और जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल। मैक्यूला डेंसा यदि GFR के अंदर कोई चेंज आता है तो उसको सेंस करती है, ये इसको सेंस करेगी, सूचनाओं को जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल को भेजती है। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल रेनिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। एक रेनिन एंजाइम होता है जो पाचन तंत्र से रिलेटेड है। यहाँ जो ये पाया जा रहा है हार्मोन है, रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। वो रेनिन हार्मोन फिर इस GFR को कंट्रोल करने का क्या करता है, काम करता है। तो GFR का कंट्रोल इस प्रकार से इसके अंदर संपन्न होगा। कंट्रोल करने का काम जक्स्ट्राग्लोमेरुलर उपकरण के द्वारा या एपरेटस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो स्टेप है इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है पुनरावशोषण, जो नलिकीय पुनः अवशोषण है वो प्रोसेस आएगी। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है नलिकीय स्त्रवण। इन 3 स्टेप के बाद मूत्र निर्माण की जो क्रिया है या प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो अभी हमने पढ़ा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस तरह से हो रहा है। मूत्र निर्माण की सेकंड जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है नलिकीय पुनः अवशोषण। नलिकीय पुनः अवशोषण, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेट अभी हमने पढ़ा था 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बन रहा है। 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बन रहा है। फिल्ट्रेट कितना बनता है हमारी बॉडी में, फिल्ट्रेट बन रहा है 180 लीटर पर डे। लेकिन हम यूरिन का एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कितना कर रहे हैं, यूरिन कितनी निकाली जाती है, मूत्र का उत्सर्जन कितने का किया जाता है, लगभग 1.5 लीटर पर डे।
बन रहा है 180 लीटर, एक्सक्रीट हम कितना कर रहे हैं 1.5 लीटर एक्सक्रीट कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये है लगभग जितना फिल्ट्रेट बनता है उसके 99% भाग को रीनल ट्यूब्यूल द्वारा, रीनल ट्यूब्यूल या रीनल नलिका द्वारा, रीनल ट्यूब्यूल द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित किया जाता है। यानी वापस अवशोषित कर लिया है, क्योंकि बन रहा है 180 लीटर पर डे, उत्सर्जन कितने का कर रहे हैं हम, केवल 1.5 लीटर का। तो जो 99% पार्ट है इसका, उसको रीनल ट्यूब्यूल पुनः अवशोषित कर लेती है। इस प्रोसेस को ही नलिकीय पुनः अवशोषण कहा जाता है। यानी रीनल ट्यूब्यूल ने 99% फिल्ट्रेट को वापस अवशोषित कर लिया। इस प्रोसेस को नलिकीय पुनः अवशोषण के नाम से जाना जाता है। अब पुनः अवशोषण जो है वो कुछ प्रमुख भागों में संपन्न होता है। जैसे जब हमने रीनल ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एक पीसीटी पढ़ा था, एक हेनले का लूप पढ़ा था, एक डीसीटी पढ़ा था। इन 3 भागों में से पीसीटी वाला जो भाग है उसके अंदर अधिकांश पुनः अवशोषण होता है। हेनले के लूप में जल का अवशोषण होगा। अधिकांश जो पदार्थ है फिल्ट्रेट में उनको पुनः अवशोषित पीसीटी में किया जाएगा। हेनले के लूप में जल का अवशोषण होगा। और जो डीसीटी वाला पार्ट है वो स्त्रवण में काम आता है। तो पुनः अवशोषण जो है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन सा होता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर हम बोल सकते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये पीसीटी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। पीसीटी वाला भाग जो है सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हेनले का लूप जो है इससे नीचे जुड़ी हुई जो स्ट्रक्चर होती है उसके द्वारा जल का किया जाएगा। यूरिन को पतला बनाने का, गाढ़ा बनाने का काम हेनले का लूप करेगा। लास्ट जो पार्ट है ट्यूबुलर, जो रीनल ट्यूब्यूल है उसका डीसीटी, उसके अंदर स्त्रवण की प्रोसेस होगी। अब इस भाग में पीसीटी वाले भाग के अंदर अधिकांश जो पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल, आयन, आयन भी कौन से हैं जैसे Na+ आयन, K+ आयन, Cl- आयन, इनका अवशोषण निष्क्रिय विधि के द्वारा किया जाता है। यानी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता है। इन सब का अवशोषण किस क्रिया विधि के द्वारा होगा, निष्क्रिय विधि द्वारा। निष्क्रिय और सक्रिय हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। निष्क्रिय का सिंपल सा मीनिंग है जिसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होगा। लेकिन जो अमोनिया युक्त पदार्थ होते हैं, अमोनिया युक्त पदार्थ या यूरिया जो है उसका भी कुछ मात्रा में ये पुनः अवशोषण करता है। यह किस विधि के द्वारा किया जाता है, सक्रिय विधि के द्वारा। यानी जो नाइट्रोजनस पदार्थ हैं इनको हम बोल सकते हैं नाइट्रोजनस पदार्थ, नाइट्रोजनस पदार्थ। इन नाइट्रोजनस पदार्थ को जैसे अमोनिया, यूरिया आदि को भी कुछ मात्रा में पुनः अवशोषित किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा किया जाएगा, सक्रिय विधि के द्वारा इनको अवशोषित किया जाता है। इसमें इसको हम एक डायग्राम के थ्रू यदि हम समझें कि जैसे ये हमारा बॉमेन कैप्सूल वाला पार्ट था, ये बॉमेन कैप्सूल वाला पार्ट है। अब बॉमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया। जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पर आ गया, बॉमेन कैप्सूल वाले पार्ट के अंदर आ गया। ये फिल्ट्रेट फिर किस में जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट में। रीनल ट्यूब्यूल में जो फर्स्ट हिस्सा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। फिर नीचे की ओर जब हम जा रहे हैं ये हेनले का लूप है। फिर ये कौन सी ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये किससे अटैच होती है, कलेक्टिंग डक्ट से। कल हम इस डायग्राम को अच्छे से समझ चुके हैं। ये CD है, कलेक्टिंग डक्ट है। ये DCT है,
ये रीनल ट्यूब्यूल का पीसीटी पार्ट है, ये हेनले का लूप है, हेनले लूप। फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेट, ये यहाँ पर क्या आ गया, फिल्ट्रेट या निशियंद जिसे बोला जाता है वो आ गया। ये निशियंद किसके अंदर आएगा, पीसीटी। ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पार्ट होता है ये होता है रीनल ट्यूब्यूल, रीनल नलिका भी इसको बोल सकते हैं। तो फिल्ट्रेट फिल्टर होने के बाद किसके अंदर आ जाता है, रीनल ट्यूब्यूल में, रीनल नलिका में। इस भाग के अंदर ये जो पीसीटी वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पुनः अवशोषण होगा। अधिकांश पदार्थों को यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाएगा। जो भी हमारे उपयोगी पदार्थ है, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, जो भी उपयोगी पदार्थ है उनका पुनः अवशोषण, जल, इनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। डीसीटी वाले भाग में प्रमुख रूप से इस वाले भाग के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, स्त्रवण। अब स्त्रवण में आगे बताऊंगा क्या होता है, अभी केवल इतना याद रखना है, इसमें स्त्रवण होगा। हेनले के लूप जो है इसमें दो भुजाएं हैं, कल हमने पढ़ा था, नीचे आने वाली भुजा अवरोही भुजा, ये अवरोही भुजा, ये कौन सी भुजा है, आरोही भुजा। अवरोही भुजा जो है इसमें से H2O का किसका पुनः अवशोषण किया जाएगा, वाटर, जो जल है उसको फिल्ट्रेट में से, इसमें फिल्ट्रेट चलेगा, फिल्ट्रेट में से रक्त केशिकाओं के अंदर वासा रेक्टा, कल मैंने एक स्ट्रक्चर बताई थी, उस स्ट्रक्चर में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब यहाँ से जब H2O को एब्जॉर्ब किया है तो जैसे जैसे नीचे जाता है तो यूरिन या फिल्ट्रेट क्या होता है, गाढ़ा, क्योंकि जो पानी है उसका अवशोषण कर लिया हमने, तो फिल्ट्रेट यहाँ पर नीचे जाते जाते गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद जब फिल्ट्रेट यहाँ पर आएगा, हेनले लूप की आरोही भुजा के अंदर जब आएगा वो, तो यहाँ पर इसमें से सोडियम आयनों को सक्रिय विधि के द्वारा और निष्क्रिय विधि के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित। यानी यहाँ पर तो पानी को निकाल लिया गया, पानी को रक्त में डाल दिया, जिससे जो यूरिन फिल्ट्रेट है वो क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। इसके बाद जब ये फिल्ट्रेट नीचे आया यहाँ पर, यहाँ से फिर इसकी अवरोही भुजा से किस में गया, आरोही भुजा में, तो वहाँ से आयनों को निकाल लिया जाएगा। आयनों के निकलने के कारण जो फिल्ट्रेट है वो फिर से क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। पहले पानी को निकाला गया था, गाढ़ा हुआ, उस गाढ़ेपन को कम करने के लिए आयनों का अवशोषण कर लिया गया, जिससे फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो इस तरह से पुनः अवशोषण की प्रोसेस होती है। मेन जो भाग पुनः अवशोषण के अंदर काम में आता है वो कौन सा भाग होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, उपयोगी जो भी पदार्थ है, आयन, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, जल, इन सब का अधिकांश अवशोषण यहाँ हो जाएगा। हेनले का लूप ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, हेनले लूप की ये भुजा वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगी, और ये वाली भुजा जो है आयंस का, सोडियम का सक्रिय और निष्क्रिय रूप से अवशोषण करेगी। इसके बाद लास्ट चरण जो होता है हमारा, थर्ड चरण, जो मूत्र निर्माण की क्रिया का थर्ड स्टेप है, नलिकीय स्त्रवण। नलिकीय स्त्रवण के अंदर क्या होगा, जो अवशोषित किए गए थे वापस पदार्थों को जब अवशोषित किया गया था तो कुछ पदार्थ ज़्यादा आ जाते हैं, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ज़्यादा आ जाएंगे। ब्लड के अंदर जब वो ज़्यादा आए तो उन पदार्थों को वापस किसके अंदर डाल दिया जाता है, फिल्ट्रेट में। यानी जो पदार्थ एक्स्ट्रा आ गए, जैसे H+ आयन ज़्यादा आ गए, उनको वापस फिल्ट्रेट में डाल दिया जाएगा। पोटेशियम आयन ज़्यादा है, उनको वापस डाल दिया जाएगा। यदि कोई ड्रग या दवाई है, उसका कुछ अंश है, उस ड्रग या दवाई को वापस किसके अंदर डाल दिया जाएगा, फिल्ट्रेट में। और ये जो नलिकीय स्त्रवण की क्रिया है, यह प्रमुख रूप से किस भाग में होती है, डीसीटी में। तो नलिकीय स्त्रवण में क्या होता है, इस क्रिया में डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, प्रमुख रूप से किस में होगी, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका में होती है। प्रमुख रूप से यहाँ पर ये संपन्न होती है, डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका में। इस क्रिया में जैसे H+ आयन, कुछ ड्रग्स जो होते हैं, दवाइयों के जो अंश हैं जिनको हमें शरीर से बाहर निकालना है,
पोटेशियम आयन भी हो सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा है पोटेशियम आयन, सोडियम आयन यदि ज़रूरत से ज़्यादा है। इन आयनों को ये जो पदार्थ हैं इन्हें रक्त से किस में डाल दिया जाता है, DCT में डाल दिया जाता है, DCT में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को ये बोला जाता है नलिकीय स्त्रवण या ट्यूबुलर सिक्रेशन। यानी जो ब्लड में ज़्यादा थे H+ आयन, ड्रग्स, पोटेशियम, सोडियम आयन, इनको DCT के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर फिल्ट्रेट जब आ गया, ये फिल्ट्रेट अब यहाँ पर ये फिल्ट्रेट आ जाता है, ये फिल्ट्रेट है। ये फिल्ट्रेट फिर किसके अंदर प्रवेश करता है, कलेक्टिंग डक्ट में, संग्राहक नलिका में। और जब फिल्ट्रेट संग्राहक नलिका में प्रवेश कर जाता है तो इसे फिर मूत्र बोला जाता है। यहाँ तक फिल्ट्रेट था, जैसे ये संग्राहक नलिका में प्रवेश करेगा उसे किस नाम से जाना जाता है, यूरिन या मूत्र के नाम से जाना जाता है। संग्राहक नलिका के अंदर भी, इस नलिका में भी इस मूत्र में से, जब मूत्र बन गया, मूत्र जो बना है इस मूत्र में से जल का पुनः अवशोषण किया जाता है। यानी संग्राहक नलिका में भी जल का क्या होगा, पुनः अवशोषण होगा, जिससे ज़्यादा मात्रा में शरीर से पानी की हानि नहीं हो। इसके अलावा जो एक कलेक्टिंग डक्ट है, इससे यूरिया की कुछ मात्रा को किडनी के कॉर्टेक्स मेडुला वाला जो भाग होता है उसके अंदर डाल दिया जाता है। यानी यूरिया को वापस एब्जॉर्ब किया है इसने। यूरिया क्यों एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे कि जो मेडुला के अंदर जो लिक्विड है उसकी परासरणीय सांद्रता बनी रहे। तो जल का पुनः अवशोषण, दूसरा काम ये संग्राहक नलिका के अंदर क्या होता है, यूरिया की कुछ मात्रा मेडुला में डाल दी जाती है, मेडुला में डाली जाती है, जिससे कि जो मेडुला वाला भाग है उसकी परासरणीय सांद्रता निश्चित बनी रहे। तो ये काम संग्राहक नलिका के द्वारा किए जाएंगे। इस भाग में होंगे, मूत्र बन जाएगा, जल का पुनः अवशोषण होगा, यूरिया की कुछ मात्रा मेडुला में डाल दी जाएगी। और कलेक्टिंग डक्ट में जो मूत्र आ गया है ये फिर यूरेटर के अंदर आएगा, यूरेटर से किस में आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय में आ जाता है, फिर इसको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो यहाँ हमारी जो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है वो कंप्लीट होती है। यानी मूत्र निर्माण की प्रोसेस 3 चरणों में संपन्न हुई है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा नलिकीय पुनः अवशोषण और तीसरी स्टेप कहलाती है इसकी नलिकीय स्त्रवण। थैंक यू।